हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इस चैनल में। आज हम नया टॉपिक लेके आए हैं, उपयोगिता, यूटिलिटी एनालिसिस। ठीक है, बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम्स जहाँ पर भी ये उपयोगिता को सिलेबस में शामिल किया गया है, तो हम और अच्छे से पढ़ेंगे और इसके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। बहुत सिंपल सा टॉपिक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले जब अपने को परिभाषा देनी है उपयोगिता की, ठीक है, तो उपयोगिता को अपन कैसे परिभाषित कर सकते हैं कि कोई भी चीज अपने लिए जैसे उपयोगी है, ठीक है, वो उपयोगी कब होती है उसको परिभाषा देनी है। ठीक है, तो परिभाषा देने के लिए अपने को देखना चाहिए कि कोई चीज अपने लिए जरूरी होती है, जिसकी अपने को आवश्यकता होती है। ठीक है, तो कोई भी वस्तु या सेवा जिसका प्रयोग करने से व्यक्ति की आवश्यकता की संतुष्टि होती है। ठीक है, जब अपनी आवश्यकता की संतुष्टि होती है तो वो चीज अपने लिए क्या होती है, उपयोगी होती है। ठीक है, तो उपयोगिता की परिभाषा क्या होगी कि कोई भी वस्तु या सेवा जिसके द्वारा व्यक्ति की आवश्यकता की संतुष्टि होती है उसे उपयोगिता कहा जाता है। ठीक है, जैसे अपने को भूख लग रही है, तो भूख लग रही है तो अपनी आवश्यकता क्या है, खाना, और जब खाना खाएंगे तो क्या होगा, अपनी आवश्यकता की संतुष्टि होगी। ठीक है, तो खाने में क्या होगी, उपयोगिता हो गई। प्यास लग रही है तो उसमें अपनी आवश्यकता क्या होती है, पानी, और जब पानी पिएंगे तो क्या होगा, अपनी आवश्यकता की संतुष्टि होती है। ठीक है, तो इसको कहा जाता है उपयोगिता, कि कोई भी वस्तु हो सकती है या सेवा हो सकती है जिसका प्रयोग करने से व्यक्ति की आवश्यकता की संतुष्टि होती है। ठीक है, और उपयोगिता को मापने के लिए जो इकाई होती है वो क्या होती है, यूटिल्स। और उपयोगिता जो होती है उसका लाभ या हानि से कोई संबंध नहीं होता है। ठीक है, इसका संबंध किससे होता है, आवश्यकता की संतुष्टि से। कि शराबी जैसे शराब का प्रयोग करता है, तो शराब का प्रयोग करने से क्या होता है, उसके शरीर को तो नुकसान होता है। ठीक है, लेकिन शराबी की आवश्यकता क्या होती है, शराब, और जब वो शराब का सेवन करता है तो उसकी आवश्यकता की संतुष्टि होती है। तो शराबी के लिए शराब में उपयोगिता होती है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो उपयोगिता होती है उसका लाभ या हानि से कोई संबंध नहीं होता है। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि जो उपयोगिता होती है उसमें कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। तो पहली विशेषताएं हैं कि उपयोगिता का संबंध किससे होता है, आवश्यकता की संतुष्टि से होता है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा है जो अपन ने परिभाषा में पढ़ा था। दूसरा अपना है कि उपयोगिता का संबंध उपभोग वस्तु से होता है। ठीक है, उपयोगिता जो मिलती है वो किसको मिलती है, उपभोक्ता, और उपभोक्ता जिन वस्तु का प्रयोग करता है उनको क्या कहा जाता है, उपभोग वस्तु। ठीक है, इसलिए इसका संबंध किससे होता है, उपभोग वस्तु से। फिर तीसरा, वस्तु की उपयोगिता उपभोग करने वाले पर निर्भर करती है। ठीक है, मतलब जैसे अपने पास में बुक है, किताब है, तो किताब की उपयोगिता ऐसे नहीं कि उसको लाके खरीद के लाके ना अपने घर पे रख दी और उससे उपयोगिता मिल जाएगी। ठीक है, उसका अपन को प्रयोग करना पड़ता है। तो उपयोगिता कब मिलती है, जब वस्तु का प्रयोग किया जाता है। और एक ही वस्तु की उपयोगिता अलग अलग उपभोक्ताओं के लिए क्या हो सकती हैं, अलग अलग हो सकती है। ठीक है, तो वस्तु की उपयोगिता उसका उपभोग करने वाले के ऊपर निर्भर करती है। फिर चौथी है कि उपभोग में वृद्धि के अंत में उपयोगिता का ह्रास होता है। ठीक है, जैसे जैसे अपन क्या करते हैं, किसी वस्तु का प्रयोग बढ़ाते हैं तो उसकी उपयोगिता उपभोक्ता के लिए कम होती जाएगी। ठीक है, उसमें उपयोगिता धीरे धीरे क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ह्रास होने लगता है। फिर नेक्स्ट नेक्स्ट है कि एक ही वस्तु की उपयोगिता अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग होती है। ठीक है, एक ही वस्तु है लेकिन सभी व्यक्तियों के लिए उपयोगिता क्या होती है, एक समान नहीं होती है। ठीक है, अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग हो सकती हैं। कि एक जैसे 12th इकोनॉमिक्स की बुक है तो उसकी उपयोगिता सभी स्टूडेंट्स के लिए समान नहीं होती है। ठीक है, कोई ज़्यादा पढ़ने वाला तो उसके लिए उसकी उपयोगिता ज़्यादा मिल सकती है। कोई ऐसा है कि जिसको पढ़ने का कम इंटरेस्ट है, ठीक है, तो उसके लिए उपयोगिता कम हो सकती है। और फिर लास्ट विशेषताएं हैं कि इसका लाभदायकता और हानिकारकता से कोई संबंध नहीं होता है। ठीक है, तो ये अपन ने उपयोगिता के बारे में विशेषताएं पढ़ी है। नेक्स्ट अपना टॉपिक वो है उपयोगिता का माप। ठीक है, कि वस्तु की जो उपयोगिता होती है उसको अपन माप सकते हैं या नहीं माप सकते हैं। ठीक है, तो माप सकते हैं या नहीं उसके बारे में अर्थशास्त्र में दो विचारधाराएं प्रचलित हैं। ठीक है, फर्स्ट विचारधारा वो कौन सी है, गणनावाचक। ठीक है, जो प्राचीन विचारधारा है, गणनावाचक विचारधारा क्या कहती है कि उपयोगिता को संख्याओं के रूप में, उपयोगिता को मुद्रा के रूप में मापा जा सकता है।
ठीक है, नाम से समझ में आ रहा है कि इसका नाम क्या है, गणनावाचक विचारधारा, मतलब उपयोगिता की गणना की जा सकती है। ठीक है, ऐसा कौन बताते हैं, प्राचीन अर्थशास्त्री। प्राचीन अर्थशास्त्रों में जैसे मार्शल हैं, पिगू हैं, केनन हैं, वालरस, जेवंस, ये सारे प्राचीन अर्थशास्त्री हैं। ये क्या बताते हैं कि उपभोक्ता के द्वारा किसी वस्तु का जो प्रयोग किया जाता है, तो उसका प्रयोग करने से उपभोक्ता को जो भी संतुष्टि मिलती है, जो भी उपयोगिता मिलती है, उस उपयोगिता को संख्याओं के रूप में माप सकते हैं। और उसको मापने की जो इकाई है वो क्या है, यूटिल्स। ठीक है, जैसे अपन किसी वस्तु को किलोग्राम में, किसी वस्तु को लीटर में, किसी को मीटर में मापते हैं, तो उपयोगिता मापने की इकाई क्या है, यूटिल्स। ठीक है, लेकिन यूटिल्स एक तरह से क्या है, अनुमानित इकाई है। नेक्स्ट अपना सेकंड है क्रमवाचक विचारधारा। ठीक है, आधुनिक अर्थशास्त्री जो हैं उन्होंने क्या बताया कि उपयोगिता को माप नहीं सकते, उपयोगिता को क्या कर सकते हैं, केवल क्रम दिया जा सकता है। ठीक है, तो आधुनिक विचारधारा जो है वो क्रमवाचक विचारधारा है। इसके समर्थक प्रमुख अर्थशास्त्री हिक्स, एलन, सैमुअल्सन, न्यूमैन है। ठीक है, इन्होंने क्या बताया कि उपयोगिता को माप नहीं सकते हैं, केवल क्रम दे सकते हैं, रैंक दे सकते हैं उसको। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो किसी वस्तु का उपभोग करने से अगर उपयोगिता ज़्यादा मिल रही है तो उसको क्रम फर्स्ट दे दिया, कम उपयोगिता मिल रही है तो उसको सेकंड दे दिया। इस तरीके से मतलब उपयोगिता को केवल क्रम दिया जा सकता है, संख्या के रूप में नहीं मापा जा सकता है। ठीक है, ये बताते हैं आधुनिक अर्थशास्त्री। और इसका विश्लेषण करने के लिए तटस्थता वक्रों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तटस्थता वक्र या जिन्हें उदासीनता वक्र भी कहा जाता है। तो ये था उपयोगिता का माप। ठीक है, एक उपयोगिता को माप सकते हैं या नहीं, तो इसमें दो विचारधाराएं हैं अर्थशास्त्रियों की। ठीक है, गणनावाचक और क्रमवाचक। गणनावाचक कहते हैं कि गणना कर सकते हैं, क्रमवाचक कहते हैं कि क्रम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, केवल रैंक दे सकते हैं, फर्स्ट सेकंड, मतलब किससे उपयोगिता ज़्यादा मिली या कम मिली ऐसा बता सकते हैं, लेकिन कितनी मिली उसको संख्याओं में नहीं मापा जा सकता है। ठीक है, चलिए अब अपन देखो नेक्स्ट पढ़ते हैं कि उपयोगिता जो होती है वो दो प्रकार की होती है। उपयोगिता के प्रकार पढ़ते हैं। तो उपयोगिता जो होती है वो दो प्रकार की होती हैं। फर्स्ट है कुल उपयोगिता, टोटल यूटिलिटी, और दूसरी होती हैं सीमांत उपयोगिता, मार्जिनल यूटिलिटी। तो पहला अपन समझते हैं कि कुल उपयोगिता क्या होती है, टोटल यूटिलिटी क्या होती है। अब एक उपभोक्ता के द्वारा किसी वस्तु का प्रयोग किया जाता है, तो उस वस्तु की जितनी भी इकाइयों का प्रयोग किया जा रहा है, उन सभी इकाइयों से जो उपयोगिता मिलेगी उसको कहा जाता है कुल उपयोगिता, टोटल यूटिलिटी। ठीक है, टोटल का मतलब क्या हो गया, सभी इकाइयों से मिलने वाली उपयोगिता। कि माना कि जैसे कोई एक व्यक्ति है वो 5 रोटी खाता है, तो 5 रोटी खाने से जो उपयोगिता मिलेगी वो क्या कहलाएगी, कुल उपयोगिता, टोटल यूटिलिटी। ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या होगी, एक वस्तु की विभिन्न इकाइयों का प्रयोग करने से जो उपयोगिता प्राप्त होती है। ठीक है, या किसी वस्तु की समस्त इकाइयों के उपभोग से प्राप्त उपयोगिता, या किसी वस्तु की विभिन्न इकाइयों का प्रयोग करने से जो उपयोगिता प्राप्त होती है उसका योग क्या होती है, टोटल यूटिलिटी, कुल उपयोगिता। दूसरा अपना है सीमांत उपयोगिता, मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, अब देखिए सीमांत शब्द जब आ जाता है तो उसका मतलब होता है कि उपभोक्ता के द्वारा किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग अगर किया जाता है, ठीक है, तो उससे कुल उपयोगिता में कितना परिवर्तन आता है, कुल उपयोगिता में जो परिवर्तन होता है उसको कहा जाता है सीमांत उपयोगिता। या किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग किया जाता है तो उससे जो भी उसको संतुष्टि मिलती है उसको क्या कहा जाता है, सीमांत उपयोगिता। ठीक है, माना कि जैसे अगर मैं कहता हूँ कि एक उपभोक्ता 10 रोटी खाता है और उससे उसको उपयोगिता मिलती है 100 के बराबर। ठीक है, अनुमानित एक तरह से मन से अपन ने कुछ भी नंबर ले लिए। अगर वो इसकी एक अतिरिक्त इकाई, ठीक है, जैसे 11वीं रोटी खाता है तो उससे उसकी उपयोगिता हो गई, माना कि कितनी हो गई, अब 110 हो गई है। तो 10 रोटी का प्रयोग करने से उसको उपयोगिता मिल रही थी 100 के बराबर, और 11 का अगर प्रयोग करता है तो कितनी मिल रही है, 110। तो यहाँ पर वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई 10वीं से 11वीं का प्रयोग करने से कुल उपयोगिता में कितना परिवर्तन हुआ है, 100 से 110 कितना परिवर्तन हुआ है, 10 का। तो इस 10 को क्या कहा जाता है, सीमांत उपयोगिता। ठीक है, तो आगे समझो सीमांत उपयोगिता क्या होती है, मार्जिनल यूटिलिटी, किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करने से जो उपयोगिता प्राप्त होती है। ठीक है, और सूत्र अगर अपन देखते हैं इसका फॉर्मूला तो क्या होता है, MU बराबर डेल्टा TU अपॉन डेल्टा Q। ठीक है, ये जो ट्राइंगल त्रिभुज जैसे साइन इसको क्या कहा जाता है, डेल्टा। और डेल्टा किसको बताता है, ये
परिवर्तन को दर्शाता है। ठीक है, अगर अपन ने लिखा है यहाँ पे कि डेल्टा टी यू, ठीक है, डेल्टा टी यू इसका मतलब क्या हो गया, कुल उपयोगिता में परिवर्तन, और डेल्टा क्यू का मतलब वस्तु की इकाइयों में परिवर्तन। ठीक है, तो डेल्टा टी यू अपॉन डेल्टा क्यू बराबर क्या होता है, एम यू सीमांत उपयोगिता, या इसका एक और फॉर्मूला होता है एम यू बराबर टी यू एन माइनस टी यू एन माइनस वन। ठीक है, तो टी यू एन का मतलब हो गया तो जिस इकाई पर अपन को सीमांत उपयोगिता ज्ञात करनी है वहां पर कुल उपयोगिता कितनी है, इसमें से माइनस करना है टी यू एन माइनस वन का मतलब उससे पहले वाली इकाई पर सीमांत उपयोगिता कितनी है। ठीक है, जैसे अभी अपन ने देखा था, माना कि उपभोक्ता 10 रोटी का प्रयोग करने से उसको उपयोगिता मिलती है 100 और 11वीं रोटी का प्रयोग करने से उसको मिल रही थी 110। तो जब अपन को 11वीं इकाई पे ज्ञात करना है तो टी यू एन कितना है, यहाँ पे 110 है, और टी यू एन माइनस का एन माइनस वन का मतलब उससे पहले वाली 11वीं से पहले कौन सी है, 10वीं इकाई, तो यहाँ पर कुल उपयोगिता कितनी है 100। ठीक है, तो टी यू एन कितना हो गया 110 और टी यू एन माइनस वन कितना है 100। ठीक है, तो 110 में से 100 को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 10, तो 10 क्या है सीमांत उपयोगिता। ठीक है दोस्तों, चलिए तो ये हमने पढ़ा है उपयोगिता के प्रकार। अब नेक्स्ट देखते अपन कि कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिताओं के बीच में क्या संबंध होता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसका क्वेश्चन बनते बनता हर बार आता है, जैसे फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में तो इसका क्वेश्चन बनता ही है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आप ध्यान से पढ़िए। अब देखिए कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता का संबंध अगर अपन देखते हैं तो उसके लिए अपन एक सारणी बना सकते हैं कि माना कि एक उपभोक्ता किसी वस्तु की 7 इकाइयों का प्रयोग करता है। ठीक है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, तो ये अपन ने वस्तु की 7 इकाई ले ली है और सातों इकाइयों का प्रयोग करने से उसको जो उपयोगिता मिल रही है, पहली से कितनी मिलती है 40, दूसरी से कितनी मिलती है 30, तीसरी से 20, चौथी से 10, पांचवी से 0, छठी से -10 और सातवीं से -20। तो ये अपन ने सीमांत उपयोगिता लिए हैं और इन सीमांत उपयोगिताओं को अपन ने जोड़ लिया तो अपने पास में क्या आ गई हैं, कुल उपयोगिता आ गई हैं। ठीक है, अब देखो इसको बनाने के लिए सबसे पहले ध्यान रखना है कि जब वस्तु की इकाइयों का प्रयोग अपन क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, तो सीमांत उपयोगिता हमेशा क्या होती है, घटती हुई होती है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने कोई भी नंबर ले लिए हैं घटते हुए, जैसे अपन ने माना 40, 30, 20, 10, 0, -10, -20। ठीक है, तो कोई भी संख्या आप अपने मर्जी से ले सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, किसी का मन होता है कि चलो अपन यहाँ ले लेते हैं 10 ले लिया, फिर 8 ले लिया, फिर 5 ले लिया, फिर 3 ले लिया, फिर 2 ले लिया, फिर 0 ले लिया, फिर -2, फिर -5, कोई भी नंबर लिए जा सकते हैं। बस ध्यान रखना है कि सीमांत उपयोगिता हमेशा क्या होती है, घटती हुई होती है। ठीक है, तो घटते हुए नंबर अपन यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अपन ने क्या लिए हैं 40, 30, 20, 10। ठीक है, अब इन संख्याओं को अगर अपन जोड़ते हो जाएंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा, कुल उपयोगिता आ जाएगी। ठीक है, वस्तु की पहली इकाई से सीमांत उपयोगिता कितनी है 40 है। ठीक है, तो कुल भी कितना हो गया 40। दूसरी इकाई से उपयोगिता मिल रही है 30, तो कुल कितनी हो गई 40 + 30 कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 70 आ गया, 70 आ गया है। तीसरी इकाई से उपयोगिता कितनी मिल रही है 20 और तीनों से कितनी मिल रही है, तो 70 में 20 और जोड़ देंगे 90 आ गए। फिर चौथी इकाई से उपयोगिता कितनी मिल रही है 10 के बराबर, तो 90 में 10 और जोड़ दिए कितने आ गए 100 आ गए हैं। ठीक है, पांचवी इकाई से उपयोगिता कितनी मिल रही है सीमांत उपयोगिता 0, इसको अगर अपन 100 में जोड़ देंगे तो कितना रहेगा 100 ही रहेगा। ठीक है, तो कुल उपयोगिता आ गई अपने पास में 100। फिर छठी इकाई से उपयोगिता क्या हो रही, सीमांत उपयोगिता माइनस में हो गई, 10 कम हो गए। ठीक है, तो 100 में से 10 घटा देंगे कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा, 90 आ गया है। और सातवीं इकाई से सीमांत उपयोगिता कितनी है -20। ठीक है, तो 90 में से -20 कर दिया कितना आ गया 70। तो इस तरीके से अपन कुल उपयोगिता ज्ञात कर सकते हैं सीमांत उपयोगिता से। यदि कुल उपयोगिता से सीमांत उपयोगिता ज्ञात करनी है, ठीक है, तो अपन क्या देख सकते हैं यहाँ पे कि कुल उपयोगिता में कितना अंतर आ रहा है। ठीक है, जैसे सबसे पहले 40 है तो ये 40 से क्या होगा सीमांत उपयोगिता हो जाएगा। ठीक है, ये 40 लिख दिया अपन ने। फिर 40 से 70 तो कितना परिवर्तन हुआ 30 का, तो ये 30 क्या है सीमांत उपयोगिता। फिर 70 से 90 कितना परिवर्तन हुआ 20 का, तो 20 क्या है सीमांत उपयोगिता। फिर इस 90 से 100 देखिए कितना अंतर है, 90 से 100 10 का अंतर है, 10 क्या हो गई सीमांत उपयोगिता। फिर 100 से 100, 100 से 100 कितना अंतर है, कोई अंतर नहीं, 0 है, तो ये 0 हो गई सीमांत उपयोगिता। फिर 100 से 90 10 कम हो गई हैं तो -10 हो गई सीमांत उपयोगिता। और 90 से 70 20 कम हो गई, इसलिए -20 हो गई सीमांत उपयोगिता।
ठीक है। तो बस यहाँ पे सीमांत उपयोगिता जब अपन बनाते हैं तो उसमें ध्यान रखना है कि सीमांत उपयोगिता हमेशा घटती होती हैं। शुरू में धनात्मक होगी, फिर एक जगह शून्य हो जाती हैं और उसके बाद में माइनस हो जाएगी। ठीक है। शून्य कब होती हैं? पूर्ण संतुष्टि का बिंदु जब होता है। ठीक है। अब अपन देखते हैं कि इनके बीच में क्या संबंध है। अब देखो, इस सारणी से अपन संबंध बता सकते हैं या इसी सारणी को अपन रेखा चित्र में प्रस्तुत कर सकते हैं। तो इस तरीके से अपना डायग्राम बनेगा। ठीक है। कुल उपयोगिता का जो वक्र होता है वो पहले कैसा होता है? बढ़ता हुआ होता है और फिर क्या होती है? घटती हुई। ठीक है। तो यहाँ पर इन नंबरों को अगर अपन रेखा चित्र ग्राफ के द्वारा प्रदर्शित करेंगे तो ग्राफ अपना ऐसा बनेगा, शुरू में ये बढ़ता हुआ, फिर अधिकतम हो गया और उसके बाद में ये घटना प्रारंभ हो जाता है। ठीक है। तो ये कुल उपयोगिता का वक्र बनता है इस तरीके से। सीमांत उपयोगिता जैसे अपन ने देखी हमेशा क्या होती है? घटती हुई बनती है, तो हमेशा ये घटता हुआ वक्र बनेगा। और बताया कि जैसे शून्य भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, तो फिर ये शून्य और ऋणात्मक हो जाता है, इसलिए जो अपना वो एक्स अक्ष है उससे नीचे की तरफ भी आ सकता है, इस तरीके से बन जाता है। तो ये अपना बनता है सीमांत उपयोगिता वक्र इस तरीके से। और कुल उपयोगिता वक्र बनता है पहले बढ़ता हुआ और फिर अधिकतम होने के बाद में फिर घटना प्रारंभ हो जाता है। ठीक है। अब देखिए अपन देखते हैं इनमें क्या संबंध है। ठीक है। तो संबंध ध्यान रखना है। सबसे पहला संबंध अपना है कि कुल उपयोगिता जो होती हैं वो किसके बराबर होती हैं? सीमांत उपयोगिताओं के जोड़ के बराबर होती है। इसलिए अपन ले सकते हैं टी यू बराबर समेशन एम यू, सिग्मा एम यू। सीमांत उपयोगिताओं को अपन जोड़ते तो क्या आ जाते हैं? कुल उपयोगिता आ जाती है। ठीक है। जैसे अपन ने 40 का 40 लिख दिया था, फिर 40 में 30 जोड़ दिया था तो 70 आ गया था, 70 में 20 जोड़ दिया था तो 90 आ गया था, 90 में 10 जोड़ दिया था 100 आ गए थे, 100 में 0 जोड़ा था तो 100 आएगा। इस तरीके से अपन ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है। तो पहला संबंध क्या हो गया कि कुल उपयोगिता सीमांत उपयोगिताओं का योग होती हैं। ठीक है। यहाँ अपन कह सकते हैं कि जो कुल उपयोगिता होती है वो क्या होती है? नहीं, ये ठीक है। ठीक है। पहला अपना। दूसरा अपना है कि जब सीमांत उपयोगिता घटती हैं तो कुल उपयोगिता क्या होती हैं? बढ़ती हैं। ठीक है। लेकिन थोड़ा धीरे धीरे बढ़ती कहने का मतलब। ठीक है। तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि कुल उपयोगिता सीमांत उपयोगिता क्या हो रही है? देखो ये घट रही है लेकिन यहाँ तक क्या है? धनात्मक है, तो उसमें कुल उपयोगिता क्या होती हैं? बढ़ती हैं। ठीक है। तो सीमांत जो होता है वो एक तरह से क्या बताता है कि कुल में क्या परिवर्तन हो रहा है। ठीक है। तो सीमांत उपयोगिता घटती है, इसका मतलब क्या हो गया कि कुल उपयोगिता बढ़ तो रही है लेकिन थोड़ी धीरे धीरे बढ़ रही है। ठीक है। बढ़ने की दर क्या है? कम है। ठीक है। ये अपना दूसरा संबंध हो गया। तीसरा संबंध अपना है कि जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तो सीमांत उपयोगिता शून्य होती है। ठीक है। तो यहाँ पर अगर अपन देखते हैं सारणी में कुल उपयोगिता अधिकतम कहाँ है? 100 के ऊपर। ठीक है। तो उसमें सीमांत उपयोगिता कितनी है? शून्य है। ठीक है। और डायग्राम में अगर अपन देखते हैं तो यहाँ पर कुल उपयोगिता अधिकतम है। ठीक है। इस बिंदु पे यहाँ पे, तो यहाँ पे कुल उपयोगिता अधिकतम है, उसमें सीमांत उपयोगिता कितनी है? यहाँ पे शून्य है। ठीक है। ये कुल उपयोगिता अधिकतम है और यहाँ पे सीमांत उपयोगिता शून्य होती है। ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती हैं तो सीमांत उपयोगिता क्या होती हैं? शून्य। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जैसे अधिकतम 100 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो अपने को कौन सा लेना है? बाद वाला। ठीक है। बाद वाला जो होगा वहाँ पे कुल उपयोगिता तो अधिकतम माना जाता है। ठीक है। तो सीधा संबंध हो गया अपना कि जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती हैं तो सीमांत उपयोगिता शून्य होती है। ठीक है। और लास्ट संबंध है कि जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती हैं। ठीक है। चित्र में देखिए जैसे इस अक्ष से नीचे की तरफ ये वक्र आ गया, इसका जो सीमांत उपयोगिता क्या हो रही है? ऋणात्मक। तो जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती हैं तो कुल उपयोगिता क्या होगी? घटने लग जाती हैं। ठीक है। या अपन सारणी में भी देख सकते हैं कि जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक है तो कोई -10 है, -20 है, तो कुल उपयोगिता क्या हो गई? 100 से 90, 90 से 70 घट रही है। ठीक है। तो ये कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिताओं के बीच में संबंध होता है। ठीक है। वापस देख लेते अपन कि क्या संबंध था पहला कि कुल उपयोगिता सीमांत उपयोगिताओं का जोड़ होती है, टी यू बराबर सिग्मा एम यू होता है। जब सीमांत उपयोगिता घटते हैं तो कुल उपयोगिता थोड़ा धीरे धीरे बढ़ती हैं। तीसरा संबंध कि जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती हैं तो सीमांत उपयोगिता शून्य होती हैं। और चौथा संबंध कि जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है तो कुल उपयोगिता घटने लग जाती हैं। ठीक है दोस्तों। तो ये कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिताओं के बीच में संबंध बन पड़ा है। ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए सीमांत उपयोगिता, हास नियम, सम